हेलो, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवाकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 14 जल। जल जो कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है या पदार्थ है। जल पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और रासायनिक पदार्थ है। रसायन के रूप में इसे H2O कहते हैं। जल का उपयोग जैसे नहाने में, पीने में, धोने में, सफाई में, बर्तनों में, शौचालयों में और अन्य साफ सफाई में और पेड़ों को पानी देने में भी हम पानी का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद जल नहीं होता तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। जल का सबसे बड़ा भाग 2/3 जो प्रतिशत है, जो भाग है, उससे हमारा पृथ्वी घिरा हुआ है। लेकिन इतने बड़े पानी के घिरे होने से भी यह पानी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते। हम जिस पानी का उपयोग करते हैं वह तालाब से आता है, वह झीलों से आता है, वह कुओं से आता है, वह हैंडपंपों से आता है। तो इन पानी का उपयोग हम पीने में और अन्य कामों में करते हैं। ध्यान दें आप। पानी, जैसे मैंने बताया कि जिस पानी का उपयोग करते हैं वह हमें तालाबों से प्राप्त होती है, झीलों से प्राप्त होती है, नहरों से प्राप्त होती है, कुओं से प्राप्त होती है और हैंडपंपों से प्राप्त होती है। तो हम इस तरह से पानी को इन स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम डेली जीवन में कर सकते हैं। अब जैसे हम पानी की ही बातें कर रहे हैं, तो पानी से बादल का निर्माण होता है, पानी से जल कणिकाओं का निर्माण होता है, पानी से बाष्पन होता है, पानी से संघनन की प्रक्रिया होती है और पानी से ही जल चक्र का निर्माण होता है। अब जैसे ही मैं आपको बताऊं कि जल चक्र क्या है, उसके पहले मैं बाष्पन विधि को समझाऊं। बाष्पन विधि वास्तव में हम किसे कहते हैं? बाष्पन विधि जब सूर्य का प्रकाश तालाबों के पानी में या नहरों के या झीलों के पानियों में या नदियों के पानी में गिरता है, या तालाब की किरणें जब इन पानियों पर गिरती है, तो ये पानी जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो इसे बाष्पन की क्रिया कहते हैं। फिर से मैं आपको समझाऊं, जल वाष्पन या बाष्पन की क्रिया किसे कहते हैं? जब सूर्य की प्रकाश की किरणें नदी के तालाबों पे, नहरों के तालाबों पे या झीलों के पानी पे गिरती है, तो यह पानी बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। अब जब हमने बाष्पन की बात आपको समझाई, तो अब जल चक्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जल चक्र क्या होता है?
हमारे पृथ्वी में बार बार पानी कैसे आता है, गर्मी कैसे होती है, और गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो भयंकर पानी गिरता है या पानी का माहौल बन जाता है। तो ये सब क्रियाएं जल चक्र के द्वारा निर्मित होती हैं। जल चक्र जैसे नदी, तालाब, झीलों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें पड़ने के पश्चात यह पानी जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। जब जल वाष्प बनकर ये ऊपर की ओर जाता है तो तापमान बहुत कम हो जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने पर यह ठंड हो जाती है। अब ठंड के कारण यह वाष्पन जो होता है, यह जल वाष्प है, ये जल छोटी छोटी जल कणिकाओं के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, बूंदों के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं और फिर बादल का निर्माण करके यह जमीन पे वर्षा के रूप में गिरती हैं। जब वर्षा के रूप में जमीन पे गिरती हैं तो हमारे तालाबें, झीलें, नदियाँ फुल हो जाती हैं, पानी पूर्ण हो जाती है। फिर वही समय आता है, फिर पानी का वाष्पन होता है, फिर पानी ऊपर जाके संघनित होती है, फिर नीचे गिरती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जल वाष्पन यानी जल चक्र कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र के दौरान जो वाष्पन मैंने अभी तक बताया, इसको और एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास करें। जो हमारे कपड़े होते हैं, हम उनको सूखने देते हैं तो कपड़ों में पानी का अंश होता है या नमी होती है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यह पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाती है और उसके बाद हमें सूखे कपड़े प्राप्त होते हैं। तो ये जो हमारे कपड़े सूख गए, ये वाष्पन की क्रिया के द्वारा सूख जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, पौधों द्वारा जल की क्षति। सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है, जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह से पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी इनका वृद्धि, इनका विकास पानी के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब जब पानी की कुछ मात्रा उपयोग करने पर भोजन करने के पश्चात कुछ मात्रा को विभिन्न भागों में जब ये पानी ग्रहण करती हैं तो विभिन्न भागों में भी ये पानी पहुंचाने का काम करती हैं। पत्तियों द्वारा जल के वाष्पन का क्रिया भी होती है। इस तरह से वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। यानी जो वायु होती है वह जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। अब आता है बादल का निर्माण। बादल कैसे बनते हैं, आप जरा समझें बादल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। एक गिलास पानी लिया और उस पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। जैसे ही बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाले तो हम देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर कुछ छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और ये छोटी छोटी बूंदें ही संघनन कहलाती हैं। बर्फ़ डाला, ठंडा होने के कारण जो जल वाष्प था वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठित हो जाती हैं और ये छोटी छोटी बूंदें ही संघनन कहलाती हैं। अब बादल की बात करें, बादल के निर्माण की बात करें तो आप ध्यान से समझें, सुने। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प
संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। यही छोटी जल कणिकाओं की वायु में तैरती हैं। हम बादलों के रूप में दिखाई देती है। यानी यहाँ पे आप देखें कि इसमें उपस्थित जल बाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है और यही छोटी जल कणिकाएँ वायु में फैलती हैं। हम बादलों के रूप में ये दिखाई देती है। यानी यह जल कणिकाएँ हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखें, ये जल कणिकाएँ ही हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। और यहाँ पे देखें, ये बादल इस तरह से आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये जल चक्र है। यदि अब प्रश्न उठता है, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? यदि भारी वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर ही निर्भर करता है। परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियां, झीलों, तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। खेतों, वनों, शहरों, गांव जलमग्न हो जाते हैं। हमारी फसलें, पालतू जानवर, संपदा, मानव जीवन की अपार क्षति होती है। यानी जब बाढ़ आ जाती है तो हमें इस तरह के नुकसानों को सहना पड़ता है। अब दूसरी चीज़, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? यदि वर्षा काफ़ी समय तक ना हो, काफ़ी सालों तक ना हो तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारी ज़मीनें सूख जाती हैं, हमारे तालाब, हमारे कुएं, हमारी नदियाँ, झीलें सब सूख जाती हैं। जब ये सूख जाती हैं तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, भूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब भूखे की स्थिति पैदा हो जाती है या अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो इसे जब कम वर्षा होती है या वर्षा नामात्र काफ़ी समय से नहीं होती है तो यह स्थिति पैदा होती है। इसे अकाल की स्थिति कहते हैं, भूखे की स्थिति कहते हैं। इसमें हमारी पूरे फसलें वगैरह नष्ट हो जाती हैं, पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं और चारों तरफ हमें सूखी ज़मीन दिखाई देती है। हम जल को कैसे संरक्षित करें? जल का उपयोग महत्वपूर्ण है। जब जल का उपयोग महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। जल को हम कैसे संरक्षित करें? जिस जल का हम उपयोग करते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है और जनसंख्या अधिक होने से इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मात्रा कम और उपयोग ज़्यादा, तो इस स्थिति में हमें जल की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। तो इसके लिए हम जल का भंडारण करते हैं।
जल के वर्षा के जल का भंडारण, यहाँ पे देखें वर्षा के जल का भंडारण। हम छतों पर पानी, जब वर्षा का पानी इकट्ठा होता है उसे हम नालियों द्वारा एक गड्ढे में इकट्ठा करते जाते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहाँ एकत्र कीजिए। इस तरह से हम वर्षा के जल को एकत्र कर सकते हैं। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्र वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाए। यानी जब नालियों में पानी इकट्ठा होता है, सड़कों में पानी इकट्ठा होता है तो इसको भूमि में पहुंचाने दिया जाए। इस तरह से हम जल को सुरक्षित या जल की संरक्षण कर सकते हैं, जल को सुरक्षित कर सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको यह पाठ पढ़ाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।